मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। अब इसमें हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, वो इंपॉर्टेंट चीजें हम इसमें देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो फ्लूइड किसे बोला जाता है, तो बताएगा व्हाट इज फ्लूइड? गैसेस एंड लिक्विड। गैसेज एंड लिक्विड। तो क्यों उनको फ्लूइड बोलते हैं, तो क्या डेफिनेशन क्या बोलेंगे? फ्लो कर सकते हैं। हाँ, एनीथिंग विच कैन फ्लो, जो भी फ्लो कर सकता है उसको हम क्या बोल देते हैं? फ्लूइड। तो हम देखते हैं कि सॉलिड फ्लो नहीं करता है, लिक्विड और गैसेस फ्लो करती हैं, सो दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स। सो फ्लूइड इज दैट कैन फ्लो लाइक लिक्विड्स एंड गैसेस। जैसे लिक्विड और गैसेस हैं वो फ्लूइड हैं, क्यों? क्योंकि वो फ्लो कर सकती हैं। अब जब हम फ्लो की बात करते हैं या फ्लूइड की बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट टर्म हमारे सामने आती है, दैट इज प्रेशर। तो प्रेशर जो है, प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट इज फोर्स। कौन सा फोर्स? जो एरिया के परपेंडिकुलर लगता है, फोर्स परपेंडिकुलर टू द एरिया, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अगर फोर्स पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिवाइड होके लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डायरेक्टली हम एफ अपॉन ए लिख सकते हैं। लेकिन अगर वैसा केस नहीं है तो प्रेशर एक स्मॉल पॉइंट के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं। तो उस छोटे से पॉइंट के आसपास हमने एक छोटा सा एरिया मान लिया, इनफाइनेटली स्मॉल, और उस एरिया पे लगने वाला स्मॉल फोर्स देखेंगे डी एफ। तो जनरली प्रेशर को कैसे लिखा जाता है? डी एफ अपॉन डी ए। एक स्मॉल पॉइंट पे प्रेशर डी एफ अपॉन डी ए हो जाता है। कई बार फोर्स थ्रू आउट यूनिफॉर्म होता है तो हम प्रेशर को डायरेक्टली टोटल फोर्स अपॉन एरिया लिख देते हैं। ठीक है, फिर प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h, वो इस पे डिपेंड करता है हाइट पे। तो क्या होता है? h हाइट के कारण प्रेशर रो जी एच। तो नीचे जाने पे बढ़ता है या कम होता है? सर पानी में डीप जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। हाँ, तो अगर हम नीचे जाएंगे, पानी में डीप जाएंगे, तो प्रेशर बढ़ता है। और एक्चुअली ये होता किस कारण है? ग्रेविटी के कारण ही होता है, कि ग्रेविटी का फोर्स जो लग रहा है उसके कारण। तो नीचे जाने पे h, नीचे जाने पे प्रेशर रो जी एच बढ़ जाता है, और h ऊपर जाने पे रो जी एच कम हो जाता है। ठीक है, अब एक टर्म और होती है डेंसिटी। तो डेंसिटी जो है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी का फॉर्मूला मैं पता होना चाहिए, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। यहां से हम यूनिट बता सकते हैं, क्या होगी डेंसिटी की यूनिट? केजी पर लीटर क्यूब। केजी पर लीटर केजी क्यूब। पर मीटर क्यूब। डायमेंशनल फॉर्मूला ml एम एल -3। माइनस थ्री। ml-3। और जो वाटर है उसकी डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे एक्चुअली मैक्सिमम होती है। वाटर का हमने पढ़ा था, एनोलोमस एनेमोलस बिहेवियर होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, और जनरली उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, लेकिन डेंसिटी वेरी करती है टेम्परेचर के साथ। तो जो कॉमन डेंसिटी हम मानते हैं कांस्टेंट, वो कितनी होती है? 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो नॉर्मली जब हम फ्लूइड की बात करते हैं तो हम डेंसिटी को कांस्टेंट ही मानते हैं, लेकिन कई बार जब हम थर्मल एक्सपेंशन वाले पार्ट में बात करते हैं तो डेंसिटी के वेरिएशन के बेस भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। वाटर की डेंसिटी 0 से 4 डिग्री तक बढ़ती है, और फिर 4 डिग्री से थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाती है। बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है, लेकिन थोड़ा वेरिएशन आता है, तो उसका हमें आइडिया होना चाहिए। फिर एक टर्म होती है रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो नॉर्मली हम डेंसिटी ऑफ वाटर ही बोल देते हैं, ज्यादा एक्यूरेटली बोलेंगे तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो रिलेटिव डेंसिटी किसके रिलेटिव? वाटर के रिलेटिव। यानी कि अगर किसी चीज की रिलेटिव डेंसिटी 5 है, दैट मीन्स उसकी एक्चुअल डेंसिटी हो जाएगी 5 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो 5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। और अगर सीजीएस यूनिट में बात करें तो वाटर की डेंसिटी 1 ही होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी 5 है तो उसकी एक्चुअल डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही हो जाएगी। ठीक है, देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हम बात करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कोई बताएगा? 10⁻⁵ पास्कल। हाँ, होता क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? है क्या चीज ये वाला? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर। हाँ, तो एटमॉस्फेयर जो है, गैस है, काफी हाइट तक वो एक्सटेंडेड है।
तो अगर हम क्या करें, अर्थ के ऊपर एक ऐसे सिलेंडर मान लें, उस सिलेंडर में जितनी भी गैस है उस पूरी गैस का वेट ले लें, डिवाइडेड बाय एरिया कर दें, तो वो जो भी आएगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली एटमॉस्फेयर अर्थ सरफेस पे जो भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है किसी भी चीज पे, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किससे मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, कौन सी डिवाइस? बैरोमीटर। बैरोमीटर, वेरी गुड। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। एट सी लेवल 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, वो किसके बराबर होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय 0.76 मीटर ऑफ मर्करी। मर्करी का 0.76 मीटर या 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी या 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी भी हम बोलते हैं। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, कितना होता है सी लेवल पे? सी लेवल मतलब नॉर्मली जो अपन अर्थ सरफेस पे मानते हैं, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्टेड बाय कितने कॉलम ऑफ मर्करी के कॉलम की हाइट के बराबर होता है? 0.76 मीटर या 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर। ठीक है, तो वो हम देख भी सकते हैं 0.76 हो गई हाइट, डेंसिटी ऑफ मर्करी 13.6 इंटू 10 की पावर 3, जी की वैल्यू 9.8। तो सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाती है 1013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, या 101.3 किलो पास्कल। अप्रोक्सीमेटली हम इसको 10 रेज़ टू द पावर 5 ही मान लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, लेकिन उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है। अच्छा, 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल एग्जैक्टली उसको क्या बोला जाता है? उसके लिए भी एक यूनिट होती है, वो क्या होती है? जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो थोड़ा सा ज्यादा है 10 टू पावर 5 से, अगर एग्जैक्टली 10 टू पावर 5 की बात की जाए, 10 टू पावर 5 सर बार, 1 बार। वेरी गुड, 10 टू पावर 5 पास्कल अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो इट इज 1 बार। एंड 1 टॉर्क किसके बराबर होता है? 760 mm। 1 mm of Hg। 1 mm ऑफ Hg को 1 टॉर बोला जाता है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 760 टॉर के बराबर भी हो जाएगा। तो ये और यूनिट होती है थोड़ी सी, बार। और तो 1 बार और 1 एटमॉस्फेयर अप्रोक्सीमेटली सेम है, हम उनको जनरली सेम ही यूज करते हैं। लेकिन देखो, ये छोटी छोटी चीजें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है, तो वहां पे ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन बहुत काम आती है। तो बार और एटमॉस्फेयर अप्रोक्सीमेटली सेम है लेकिन इक्वल नहीं है। 1 बार इज एग्जैक्टली इक्वल टू 10 टू पावर 5 पास्कल, but 1 atmosphere is not exactly equal to 10 to the 5 Pascal. It is slightly greater than that. It is 1.013 into 10 to the 5 Pascal. तो ये हमें आइडिया होना चाहिए। ठीक है, और फिर मेजर किससे करते हैं? बैरोमीटर से। आई थिंक नहीं लिखा है तो हम लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ मैं बैरोमीटर लिख देता हूँ, समझ आ जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, उसके बाद एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? जो टोटल प्रेशर है किसी भी चीज का, तो टोटल और एक्चुअल प्रेशर एट ए पॉइंट। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर। बेसिकली गॉज प्रेशर क्या होता है? प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या डिफरेंस बिटवीन नेट प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो गॉज प्रेशर इज एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो गॉज प्रेशर क्या होता है? प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, नॉर्मली गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज की जाती है? ये तो हो गया मैनोमीटर। कौन क्या बेटा? मैनोमीटर। हाँ, मैनोमीटर। मैनोमीटर जो है वो गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए यूज की जाती है, और जनरली गॉज प्रेशर मेजर करते हैं। हम जितनी भी प्रैक्टिकली डिवाइसेस देखते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर मेजर करना है, टायर का प्रेशर मेजर करना है, वो कौन सा प्रेशर मेजर करती हैं डिवाइसेस जनरली? गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर मेजर करती है, एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमको फील ही नहीं होता ना, वो तो हमारे लिए नॉर्मल हो गया, हम उसमें आदत हो गई उस चीज की। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नथिंग फॉर अस। एक्स्ट्रा क्या प्रेशर है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हमारे आस पास एटमॉस्फेयर है, क्या हम उसके प्रेशर को फील करते हैं क्या? नो नो सर। हाँ, लेकिन है वो प्रेशर, वो अपने को कंप्रेस कर रहा है, चारों तरफ से फोर्स लगा रहा है। जैसे उसको अगर एक्सपीरियंस करना है, एक प्लास्टिक की बॉटल लो, उसको सक करोगे तो सक करने से वो पिचक जा रही है। क्यों पिचक रही है? जब एटमॉस्फेरिक सकिंग से पिचक रही है। तो सकिंग से नहीं, एक्चुअली सकिंग से हमने उसके अंदर का प्रेशर क्या कर दिया? जीरो।
कम कर दिया, जीरो तो नहीं कर सकते, वैक्यूम नहीं क्रिएट, मशीन वैक्यूम पंप ही वैक्यूम नहीं क्रिएट कर पाता, अपन कैसे करेंगे, मतलब हमने प्रेशर कम कर दिया। अब बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो बाहर से अंदर की तरफ क्या लगेगा, जो फोर्स, वो फोर्स उसको पिचका देगा। और नॉर्मली क्या है, अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं, तो हमको कुछ पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर इंटरेस्टेड इन गॉज प्रेशर, और वही हम मेजर करते हैं, गॉज प्रेशर क्या है, कितना है। तो गॉज प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ऑफ, मतलब एक्चुअल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यस सर। Yes, sir. चलो, तो इसमें अच्छा इन्होंने इतने में ही कंप्लीट कर दिया। ओके, तो ये चीज यहाँ पर हमारे पास हो गया फ्लूइड स्टैटिक्स वाला पार्ट। उसके बाद ये सब चले गए डायनामिक्स में। ओके, चलो इसमें कुछ छोटा सा पार्ट जो मिसिंग है उसको भी अपन देख लेते हैं। इसमें एक चीज मिसिंग हो गई, कौन सी मिसिंग हो गई वो बताएगा? So hydraulic lift वाला। वो तो नहीं, चलो एक एग्जांपल है वो, देखो ये माइंड मैप होते हैं, माइंड मैप में ऐसे हर छोटी छोटी चीज नहीं डाली जाती, इंपॉर्टेंट चीजें, और उससे हम उसको रिलेट कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, उसको भी अगर हम हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, पास्कल्स लॉ। कोई बताएगा क्या होता है पास्कल्स लॉ? ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जैसे ये चीजें थोड़ी सी अपने को, जैसे कभी क्या होता है रिवीजन के वक्त ये माइंड मैप बहुत हेल्प करते हैं। F2 by A2 will be equals to F1 by A1. वो पास्कल्स लॉ वो नहीं, वो तो उसका एक एग्जाम्पल हो गया। देखो ये माइंड मैपिंग क्या होती है, जैसे अपन ने ये बना लिए तो इसको बस देख लिया, इससे हमको आइडिया लग जाता है क्या क्या चीजें हैं। तो पास्कल्स लॉ हमने दिमाग में सोचा, क्या नहीं पता तो नोट्स देख लिया। क्या कोई बताओ, चलो क्या बता रहा था? एक पॉइंट पे अगर प्रेशर चेंज करते हैं तो पूरे लिक्विड में वो फील होता है। वेरी गुड। तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि अगर हम स्टेशनरी कनेक्टेड फ्लूइड है, अगर उसके एक पॉइंट पे प्रेशर चेंज करते हैं तो हर पॉइंट का प्रेशर सेम अमाउंट से चेंज हो जाता है, दैट इज पास्कल्स लॉ। और इसका जो एक एप्लीकेशन था दैट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में F1 by A1 इज इक्वल टू F2 by A2। तो वो ठीक है ना, पास्कल्स लॉ नहीं है। देखो हमें इंफॉर्मेशन पता है लेकिन थोड़ी सीक्वेंस में पता होनी चाहिए। पास्कल्स लॉ कोई पूछे दैट इज नॉट F1 by A1 इज इक्वल टू F2 by A2, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कह रहा है कि एक पॉइंट पे अगर हम स्टेशनरी कनेक्टेड फ्लूइड में प्रेशर बढ़ाते हैं तो हर पॉइंट का प्रेशर सेम अमाउंट से बढ़ जाएगा। ठीक है, दैट इज पास्कल्स लॉ। जो एक चीज यहाँ पर नहीं दे रखी लेकिन हमें पता होनी चाहिए। देन सर ऊपर दिया है पास्कल्स लॉ, क्या बेटा? ऊपर दिया है पास्कल्स लॉ। ये है क्या? अच्छा, मैंने मेरे को दिखा नहीं था। The equation of सर नीचे continuity के इक्वेशन ऑफ, नीचे। अच्छा, ओके, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में। ओके ठीक, गलत जगह दे दिया एक्चुअली, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स में दे दिया। ठीक है, ठीक है, ऐसे बुक से लिया हुआ मैप, माइंड में मेरा खुद का बनाया नहीं है तो इसलिए मतलब मैं अपने हिसाब से उसको सोच रहा था। तो ठीक है, यहाँ पे दिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें मिसिंग है दैट इज अबाउट बॉयंट फोर्स एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोल सकते हो। हो सकता है ये भी दिया होगा, मेरे ख्याल से मेरे को दिखा नहीं, अगर देना चाहिए तो यहाँ देना चाहिए स्टैटिक्स वाले पार्ट में। ठीक है, आई थिंक नहीं है। तो बॉयंट फोर्स क्या होता है बताओ? वी रॉ जी। वी रो जी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब लिक्विड में सबमर्ज्ड होता है तो उस पर लिक्विड एक क्या करता है, अप थ्रस्ट या अपवर्ड फोर्स लगाता है विच इज इक्वल टू वी रो जी। वी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड, जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का डूबा हुआ है, या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जितना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस हो रखा है। रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये हमें ध्यान रखना है, एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पानी में फुल्ली या पार्शियली डूबा हुआ होगा तो वो अपना वेट लूज करेगा। कितना लूज करेगा? जितना लिक्विड सॉरी, जितना लिक्विड उसने डिस्प्लेस करके रखा हुआ है। तो ये दो चीजें और थोड़ा सा हमें फ्लूइड स्टैटिक्स में पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये? यस यस सर सर। लेट्स नाउ मूव ऑन टू द डायनेमिक्स पार्ट, फ्लूइड्स डायनेमिक्स। ठीक है, तो अभी हम ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला पार्ट नहीं देख रहे, डायनेमिक्स वाला पार्ट देखते हैं। तो डायनेमिक्स में हम पहली बात तो बात करते हैं फ्लूइड के फ्लो। तो फ्लूइड के पार्टिकल जिस लाइन को फॉलो करते हैं फ्लो के, उसको बोला जाता है लाइन ऑफ फ्लो। अब फ्लो को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो, एक टर्बुलेंट फ्लो।
स्ट्रीमलाइन मतलब अगर स्टेडी आराम आराम से फ्लो हो रहा है कि एक पॉइंट पे आने वाला पार्टिकल जो पाथ फॉलो कर रहा है, उस पॉइंट पे आने वाला हर पाथ वही पाथ फॉलो करेगा, तो ऐसे केस में उसको स्ट्रीमलाइन भी बोला जाता है। उस लाइन को, जो लाइन ऑफ फ्लो, तो क्या हुआ, पार्टिकल जो पाथ फॉलो कर रहा है दैट इज लाइन ऑफ फ्लो। अगर स्टेडी फ्लो हो रहा है तो एक पॉइंट पे आने वाला पार्टिकल जो पाथ फॉलो करेगा, उस पॉइंट पे आने वाला हर पार्टिकल सेम पाथ फॉलो करेगा, तो उसको स्ट्रीमलाइन बोल देते हैं। और ऐसे फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो बोला जाता है जिसमें हर पॉइंट पे आने वाले पार्टिकल का एक यूनिक लाइन ऑफ फ्लो है, तो वो आपस में कभी इंटरमिक्स नहीं होंगे कि एक पार्टिकल यहां जा रहा है तो दूसरी से कभी टकराएगा नहीं। तो ऐसे जो स्ट्रीम लाइन है वो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। उन पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो टेंजेंट की डायरेक्शन हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन दे देगी कि पार्टिकल की वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन है। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन इन लिक्विड फ्लो व्हेन द वेलोसिटी इज लेस देन द क्रिटिकल वेलोसिटी। इसको भी अपन डिस्कस करेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है। Each particle of the liquid passing through a point travels along the same path and same velocity as the preceding particle. ठीक है, तो बेसिकली एक पॉइंट पे आने वाला पार्टिकल जो पाथ फॉलो करेगा, उस पॉइंट पे आने वाला हर पार्टिकल वही पाथ फॉलो करेगा। ऐसे हर पार्ट के साथ होगा, जैसे यूनिक लाइंस ऑफ फ्लो होंगी, और वो लाइन ऑफ फ्लो कभी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और बहुत आराम से जो फ्लो होता है उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। और जो भी हम यहाँ पे फॉर्मूले या रिलेशंस पढ़ रहे हैं, दे आर एप्लीकेबल फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो ओनली। और अगर फ्लो रैंडम हो रहा है, डिसऑर्डर्ड हो रहा है, तो उसको बोला जाता है टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो उसके लिए जो वेलोसिटी है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाती है, जिगजैग पाथ होता है, उसको स्ट्रीम टर्बुलेंट फ्लो बोला जाता है। और हम जो डिस्कस करेंगे या जो भी फॉर्मूले हम पढ़ते हैं, तो वो किसके लिए एप्लीकेबल है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो में पार्टिकल्स का रैंडम मोशन हो रहा है, उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो आगे जाके जब इंजीनियरिंग वगैरह में उससे रिलेटेड चीजें होती है प्रैक्टिकल लाइफ में, तो वो भी एक एक पार्टिकल का मोशन नॉर्मल इक्वेशन से नहीं आता, फिर उनके लिए खतरनाक इक्वेशंस होती हैं जो कंप्यूटर से सिमुलेट की जा सकती हैं। तो इसलिए हम जो है उसका बेसिक चीज देखते हैं कि अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है तो क्या होगा। ठीक है, तो फ्लो के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं, दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस होती हैं जब हम फ्लो की बात करते हैं, लिक्विड के फ्लो की। कौन कौन सी दो इक्वेशंस होती हैं, दो रूल्स होते हैं? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, हाँ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम। तो जब भी फ्लोइंग फ्लूइड का केस है, तो दो ही चीजें हमारे काम की हैं, हमारे मतलब की हैं, ज्यादातर उन्हीं से, मतलब ज्यादातर क्या वही हमने पढ़ी है, उन्हीं से को यूज करना होता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज थ्योरम। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ विच क्वांटिटी? मास। Equation of continuity is related with conservation of mass, and Bernoulli's theorem is related with एनर्जी, conservation of energy. Very good. तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है कि अगर एक ट्यूब है वो हमेशा पूरी फुल रहती है लिक्विड से। अब लिक्विड को हम इनकम्प्रेसिबल मानते हैं, नॉन विस्कस मानते हैं। ठीक है, आइडियल फ्लूइड की हम बात करते हैं बेसिकली। तो लिक्विड में एक, मतलब ट्यूब है वो पूरी पानी से भरी हुई रहती है, लिक्विड से भरी हुई रहती है, तो एक तरफ से या एक क्रॉस सेक्शन से जितना लिक्विड पर यूनिट टाइम एंटर करेगा उतना ही दूसरी तरफ से बाहर निकलेगा, क्योंकि बीच में कंप्रेस तो हो नहीं सकता और पूरी टिप फिल्ड है। अब रेट ऑफ फ्लो dv by dt, v इज वॉल्यूम, रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, dv by dt, वो किसके बराबर होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है कि रेट ऑफ फ्लो थ्रू द ट्यूब क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, dv by dt कांस्टेंट रहेगा। dv by dt किसके बराबर होता है, a1 v1, मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी, av। तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मेनली क्या कहती है, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 या av इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, और ये ट्यूब की ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करती, ट्यूब हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, एंगल पे हो, ये हमेशा वैलिड होगी, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। ये मास कंजर्वेशन में बेस्ड है, बेसिकली जितना मास एंटर करेगा उतना ही दूसरी तरफ से लीव करेगा, मास का कोई लॉस या गेन नहीं हो सकता है। देन नेक्स्ट इज बर्नौलीज प्रिंसिपल या बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है कि जो टोटल एनर्जी है स्ट्रीमलाइन फ्लो में वो कंजर्व रहेगी। अब इसमें हम तीन तरह की एनर्जी की बात करते हैं, एक तो प्रेशर एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी। और उसमें भी हम यहाँ पे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है, पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, मास तो बदलता जा रहा है,
तो हम एक पार्टिकल की बात नहीं करते, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो प्रेशर ही होती है। अब मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम करेंगे तो मास अपॉन वॉल्यूम हो गया डेंसिटी, तो आ गया रो जी एच। एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो वी स्क्वायर अपॉन मास कर, मतलब वॉल्यूम करेंगे तो वहां करेगा हाफ रो वी स्क्वायर। तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इनका सम कांस्टेंट रहेगा स्ट्रीमलाइन फ्लो में। That is P plus half rho v square plus rho gh is equal to constant. This is another important equation in this motion of fluid. ठीक है, तो दो इक्वेशन काम किए, एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1 v1 is equal to a2 v2, दूसरी बर्नौलीज थ्योरम P plus half rho v square plus rho gh is equal to constant। ये क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यहां पर लिखा हुआ है, ये हमें पता होना चाहिए। देन अब इन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अलग अलग। इंपॉर्टेंट कॉमन जो चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए एप्लीकेशंस में, एक तो टॉरिसेलिस लॉ। टॉरिसेलिस लॉ क्या कहता है कि एक हमारे पास बर्तन है, सिलेंडर है, बीकर है, उसमें अगर हम एक छोटा सा छेद कर दें, तो छोटा सा छेद कर दे, जिस मतलब छेद का एरिया बहुत ही स्मॉल है और उस छेद से ऊपर h हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, तो उस छेद में से जो लिक्विड निकलेगा उसके लिक्विड के निकलने की वेलोसिटी क्या होगी, √2gh के बराबर होगी। दैट इज वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। वैसे एक्चुअल फॉर्मूला अगर है तो उसमें एरिया का भी फैक्टर आता है, किसी को याद है वो एक्चुअल फॉर्मूला? Yes, sir. बताओ। √2gh upon 1 minus a upon a. ऊपर कौन सा, स्मॉल ए या कैपिटल ए? Small a ऊपर है। वेरी गुड। तो जनरली जो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स आती है √2gh अपॉन 1 माइनस स्मॉल ए स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर। स्मॉल ए होल का एरिया, कैपिटल ए वेसल का एरिया। तो अगर होल का एरिया वेसल के एरिया से बहुत स्मॉल हो, जनरली वैसा ही होता है, जैसे हमने टब भरा हुआ है, टब में छेद कर दिया नीचे से, तो वो स्मॉल होता है, तो उस केस में हम वेलोसिटी को √2gh लिख सकते हैं, स्मॉल ए बाय कैपिटल ए के होल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो एक्चुअल फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्कूल में हो सकता कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पता होना चाहिए। देन वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर एक डिवाइस होती है जो फ्लूइड के रेट ऑफ फ्लो को मेजर करती है। अगर याद आ रहा हो तो हमने एक ऐसी ट्यूब बनाई थी, ऐसे फिर बीच में संकरी हो गई थी, फिर बाद में चौड़ी हो गई थी, नीचे एक यू शेप की ट्यूब जुड़ी हुई थी जिसमें मरकरी भरा हुआ था, तो वहां से हम रेट ऑफ फ्लो निकाल सकते हैं। वैसे ये फॉर्मूला मेरे हिसाब से याद रखने की जरूरत नहीं होती, जरूरत पड़ी तो हम डिराइव कर सकते हैं, बाकी तुम अपने एक्सपीरियंस से देख सकते हो। जब क्वेश्चंस करते हो तो देखो कि क्या वो फॉर्मूला हमें यूज हो रहा है एज ए डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस में। अगर वो यूज हो रहा है तो उसको याद कर लो। अगर मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ उसको याद रखने का, इसलिए मैं याद नहीं रखता हूँ। तो अगर तुम्हें अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देख लेना कि अगर वो लगता है कि हाँ यार रेगुलरली यूज हो रहा है और याद रखने की जरूरत है, तो यू कैन रिमेंबर दैट, अदरवाइज यू कैन इग्नोर दैट। बस पता होना चाहिए कि वो वर्क कैसे करता है। याद नहीं है उसका प्रिंसिपल तो पता होना चाहिए, कैसे वो फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं क्विकली। ठीक है, तो वो चीज अगर नहीं याद कर रहे हो तो क्विक डेरिवेशन हमें आना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। डेरिवेशन तो वैसे भी आना चाहिए, लेकिन क्विकली डिराइव करना आना चाहिए अगर हम याद नहीं रखते। ठीक है, और अगर याद रखते हैं तो डेरिवेशन हम स्लो भी करेंगे तो चलेगा, मतलब कॉन्सेप्चुअल हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो डेरिवेशन होते हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन बीच बीच से पूछने लगते हैं आजकल। जैसे कई बार पैसेज जैसा पूछ लिया या लिंक क्वेश्चन पूछ लिए, उस क्वेश्चन के डेरिवेशन को उठा के हाँ इसके बाद क्या आया या कैसे आया उससे रिलेटेड चीजें, तो वो सब का भी हमें अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। फिर कुछ कॉमन एप्लीकेशन होते हैं, लिफ्ट ऑफ एयरक्राफ्ट विंग। तो एयरक्राफ्ट विंग में क्या होता है, जहां पर ऐसा कर्व सरफेस होता है वहां पे स्पीड बढ़ जाती है, गैस की स्पीड बढ़ जाती है, प्रेशर कम हो जाता है, तो एक अपवर्ड फोर्स लग जाता है। स्प्रे ऑफ एटोमाइजर, उसमें भी क्या होता है, आगे जो पतली नली होती है जब उसमें तेजी से गैस जाती है, जहां पर स्पीड बढ़ती है जनरली प्रेशर कम हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो प्रेशर एनर्जी कम हो जाती है। तो प्रेशर कम होता है तो लिक्विड राइज करता है और एयर के साथ स्प्रे हो जाता है। ऐसी रूफ्स वगैरह उड़ जाती हैं विंड स्टॉर्म में, तो रूफ में भी क्या होता है, ऊपर से जो हवा जा रही है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम हो जाता है, नीचे का प्रेशर ज्यादा है तो वो रूफ को ब्लो कर देता है। तो ये फ्लूइड डायनेमिक्स में ये वाला पार्ट हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? यस Yes. अब इसमें दो चीजें और आती हैं जो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में काउंट होती हैं। कई बार प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी बोल देते हैं हम उसको, जैसे इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कई बार इसको एक साथ भी पढ़ा देते हैं, बट ठीक है, दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो उसमें एक चीज है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी बहुत ही छोटा सा पार्ट है,
तो विस्कोसिटी क्या है कि जो फ्लूइड है, जनरली हम फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ते वक्त फ्लूइड को आइडियल मान लेते हैं। तो आइडियल फ्लूइड मान लेते हैं, तो आइडियल फ्लूइड का मतलब ये है कि वहां पे कोई विस्कस फोर्सेस नहीं है, कोई भी फ्रिक्शन फोर्सेस नहीं है, एनर्जी लॉसेस नहीं हो रहे। जबकि प्रैक्टिकली फ्लूइड के पार्टिकल्स भी, फ्लूइड भी आपस में क्या करता है, फ्रिक्शन फोर्सेस लगाता है, लेकिन वो फोर्सेस सॉलिड के फ्रिक्शन से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो उसको नॉर्मली हम फ्रिक्शन जैसा ट्रीट नहीं कर सकते, इसलिए हम उन फोर्सेस को विस्कस फोर्स बोल देते हैं, उस प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी बोल देते हैं। तो अपोजिंग फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड इन रिलेटिव मोशन, तो अगर फ्लूइड की लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो उनके बीच में जो फोर्सेस लगते हैं उसको क्या बोला जाता है, विस्कस फोर्स बोला जाता है। उसके लिए फॉर्मूला, अगर दो लेयर्स हैं उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो विस्कस फोर्स किसके बराबर होता है, माइनस ईटा ए डीवी बाय डीएक्स। ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए इज एरिया ऑफ लेयर्स इन कांटेक्ट, डीवी बाय डीएक्स इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इस तरह से जनरली वेलोसिटी का वेरिएशन लीनियर होता है, तो डेल्टा वी डीवी बाय डीएक्स हम डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स लिख लेते हैं। उसके बाद एक स्टोक्स लॉ होता है। स्टोक्स लॉ क्या बताता है, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट अगर विस्कस फ्लूइड में मूव कर रहा है तो उस पे जो विस्कस फोर्स लगता है वो किसके बराबर होता है, तो वो बराबर होता है, इसमें भी एक मिस्टेक है, बताओ क्या मिस्टेक है। नेगेटिव यस सर। नहीं नेगेटिव ठीक है, 6 वी पाई। तो ये होता है 6 पाई ईटा आर वी। तो एक अगर बॉल या कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट विस्कस फ्लूइड में मूव कर रहा है तो उसमें जो विस्कस फोर्स लगता है दैट इज 6 पाई ईटा आर वी, इसको स्टोक्स लॉ बोला जाता है। और जब कोई एक विस्कस लिक्विड में कोई चीज मूव करती है, जैसे ग्रेविटी के अंडर, विस्कस फोर्स के अंदर, तो फाइनली वो एक क्या करती है, कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेती है, उसको क्या बोला जाता है, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो वो टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। टर्मिनल वेलोसिटी किसके बराबर होती है, 2/9 rho minus sigma into r square upon eta. रो माइनस सिग्मा आर स्क्वायर Upon eta. अपॉन ईटा, बस ये जी भी आएगा। जी जी। ठीक है, रो जो है सॉलिड की डेंसिटी, अगर सॉलिड नीचे जा रहा है, और सिग्मा जो है लिक्विड की डेंसिटी। दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी इन अ विस्कस फ्लूइड। तो ये हमें विस्कोसिटी रिलेटेड बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। एंड देन सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होती है, सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। लिक्विड के अगर सरफेस में हम एक इमेजिनरी लाइन माने तो दोनों तरफ से लिक्विड उसको बराबर फोर्स से खींच रहा होगा, तो किसी भी एक तरफ का फोर्स पर यूनिट लेंथ हम ले लेंगे, दैट इज द सरफेस टेंशन। फिर हम सरफेस एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं, तो सरफेस एनर्जी बेसिकली की जगह इसको हम सरफेस एनर्जी डेंसिटी बोलना चाहिए, या सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया बोल दो। तो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया होता है सरफेस एनर्जी डेंसिटी, एंड न्यूमेरिकली इट इज सेम एज सरफेस टेंशन। तो बेसिकली हमें सरफेस टेंशन पता होती है, फोर्स निकालना है तो सरफेस टेंशन को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और एनर्जी निकालनी है तो सरफेस टेंशन को एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से हम ये निकालते हैं। फिर कैपिलरी में लिक्विड राइज करता है सरफेस टेंशन के कारण, कितनी हाइट तक राइज करता है उसका फॉर्मूला जाता है 2s cos थीटा बाय रो जी आर। एस जो है सरफेस टेंशन है, हम टी की टर्म्स बात करते हैं 2t cos थीटा बाय रो जी आर, दैट इज द कैपिलरी राइज। और जो लिक्विड सॉलिड के सरफेस को गीला करते हैं, वेट करते हैं, उनके लिए थीटा एक्यूट होता है, तो हाइट पॉजिटिव आ जाएगी, जैसे वाटर और ग्लास हो गए। जो लिक्विड सॉलिड को वेट नहीं करते उनके लिए थीटा ऑब्ट्यूज होता है, जैसे मर्करी और ग्लास। तो थीटा ऑब्ट्यूज तो कॉस थीटा नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि हाइट नेगेटिव आ जाएगी, यानी कि वो लिक्विड्स क्या करेंगे, फॉल करेंगे ग्लास ट्यूब के अंदर। और फिर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है एक्सेस प्रेशर का। तो एक्सेस प्रेशर हमेशा जो कॉनकेव साइड होती है उसका प्रेशर ज्यादा होता है। अगर सिंगल सरफेस है तो 2t/r या 2s/r का फैक्टर आएगा, और दो सरफेस है जैसे बबल वगैरह में होते हैं तो डबल फैक्टर आ जाएगा। तो एक ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होता है, 2s/r, और बबल के अंदर कितना होता है, 4s/r, वेयर s इज द सरफेस टेंशन। तो ये हमें थोड़ा सा सरफेस टेंशन का आइडिया होना चाहिए। बाकी सरफेस टेंशन टेम्परेचर बढ़ने पे कम होती है, ठीक है। अगर हम सॉल्ट वगैरह मिला देते हैं लिक्विड में तो सरफेस टेंशन बढ़ जाती है। फिनॉल वगैरह ऐसी पार्शियली सॉल्युबल चीजें मिलाते हैं, सोप, फिनॉल, तो सरफेस टेंशन कम हो जाती है। तो ये थोड़ा सा हमें सरफेस टेंशन का बेसिक आइडिया होना चाहिए,
ठीक है, तो ये बेसिकली स्कूल लेवल के हिसाब से जितनी इंफॉर्मेशन हमको रिक्वायर्ड है वो सारी इंफॉर्मेशन लगभग यहाँ पर कवर हो गई है। ठीक है, आया समझिए? यस सर। यस सर। तो फायदा हुआ इसका, लग रहा है कुछ बढ़िया चीज? सर रिवीजन हो गया सारा। रिवीजन हो गया ना शॉर्ट में सब कुछ चीजें, मतलब ऑलमोस्ट सब चीजें कवर हो गई, और मतलब ये माइंड में बढ़िया चीज है। मैंने पहले भी देखा हुआ है, लेकिन तुम लोग भी इसको यूज कर सकते हो, अपने खुद के माइंड में बना सकते हो जब पढ़ते हो ना। वैसे ही कोई चीज बीच में लिखी, आसपास छोटे छोटे लिख दो, एक पेज में हमने पूरे चैप्टर को एक तरीके से समराइज कर लिया। ठीक है? यस यस सर। बाकी तुम लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते हो, है ना? टाइमिंग ऐसे है कि मतलब थोड़ा लग के मेहनत करो। जैसे मैंने पहले बताया, स्कूल तो अच्छा करना ही है, लेकिन ये टाइम है, अगर हमने इसमें अच्छे से 11th रिवाइज कर लिया, मतलब जनरली नेक्स्ट सेशन जो अपना शुरू होते हैं कोचिंग्स के भी, स्कूल के भी, मार्च एंड या अप्रैल से होते हैं, तो नियरली वी हैव अराउंड 3 मंथ्स। इन 3 मंथ में हमने अपनी स्कूल की प्रिपरेशन तो करनी ही है, लगकर अगर हमने अच्छे से रिवीजन कर लिया ना 11th का, तो 12th में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। मतलब तुम खुद ही देखोगे कि आज तुम जिस लेवल पे हो उससे मतलब लगभग डबल परफॉर्मेंस तुम आराम से लेके आ सकते हो। तुम आज 30-40% पे चल रहे हो, तो आराम से 70-80% को टच कर सकते हो। क्योंकि एक तो क्या होगा, इससे हमारा माइंड डेवलप होता है, जब हम पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, माइंड का लेवल डेवलप होता है, तो 12th में वो भी हमें हेल्प करता है, और 11th की टेंशन से हम फ्री हो जाते हैं। और यही सब चीजें, थोड़े से शॉर्ट नोट्स बनाओ, माइंड मैप्स बनाओ, ऐसी चीजें कि जिससे हम चीजों को फटाफट रिवाइज कर सकें, वापस से हमको जो हमने टाइम दिया है वो टाइम वेस्टेज ना हो। ऐसा नहीं कि वापस से हम जीरो लेवल पे आ गए, तो हमने कुछ किया है तो उस टाइम को हम प्रॉपर यूटिलाइज कर पाएंगे, बचा फटाफट हमने 5 सेकंड में या 5 मिनट में उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज कर पाए। इस तरह से अपने शॉर्ट नोट्स बना लो, माइंड मैप्स बना लो, जिससे कि हम उसको फटाफट रिवाइज कर पाए और चीजें हमारे दिमाग में फ्रेश बनी रहे। ठीक है? तो अपन 12th कब शुरू करेंगे? बेटा 12th अगर शुरू होगा तो ये मान के चलो मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक से ही होगा। ठीक है? और जल्दबाजी भी करने की जरूरत नहीं। देखो कई कोचिंग में या कई जगह पर हो सकता है कि 11th के बाद 12th भी शुरू कर दिया जाए। मतलब फायदा भी है उसका, नुकसान भी है। अगर हमारा 11th अच्छे से चला, जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, एक तरीके से ब्राइट मतलब इन्होंने जो 11th अच्छे से कर रहे हैं, सीरियसली उनको 11th का पूरा आता है, उनके लिए अच्छा है कि 12th अभी शुरू हो जाए। लेकिन अगर हमें 11th में ही अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है, डाउट है, तो फिर 12th शुरू करने से ज्यादा फायदा नहीं है। तो बेटर ये होता है कि हम अपने 11th वाले पार्ट को यहाँ पे दो, क्योंकि अगर हम 12th भी कर देंगे तो बाद में 11th बाद में जाकर रिवीजन करना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि हम 11th वाले पार्ट पे रिवीजन करें, जिससे हमारा क्या होता है, अब कई बार 12th को शुरू कर दे तो कई बच्चे स्कूल एग्जाम के कारण ढंग से सीरियसली अटेंड नहीं करते, वही बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए बेटर है कि हम 11th को ऐसा कर लें कि जब हम 12th की पढ़ाई शुरू करें तो 11th से हम बिल्कुल फ्री हो जाए मेंटली। यार 11th तो हमें आता है, और हम चाहें तो मतलब 1 घंटे में पूरा 11th, 1-2 घंटे में एक बार अपनी नजरों से निकालेंगे और पूरा एक बार में रिवाइज हो जाएगा। ठीक है? यस सर। सर पुराने चैप्टर्स रिवाइज करने के लिए एक बार नोट्स कर लें, फॉर्मूला कर लें और शीट कर लें पार्ट हाँ। वन पार्ट टू। तो अगर शीट करी हुई है, जब मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, कोई भी चीज करते हो ना उसमें मार्क करो चीजों को। अगर शीट तुमने पहले की हुई है तो जो क्वेश्चन अच्छे इंपॉर्टेंट उनको मार्क कर लो, स्टार बना लो, क्योंकि बार बार पूरी सेम शीट करने से ज्यादा फायदा नहीं है। उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो हमें लगता है यार ये क्वेश्चन इसमें हम गलती करते थे, इसमें कुछ हमें लर्निंग हुई अच्छी, उनको करो और फिर नई चीजें करो। जितना ज्यादा हम एक्सप्लोर करेंगे उतनी ज्यादा चीजें सीखेंगे, क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई किया जा सकता है। यस सर। तो अगर अभी तक भी नहीं किया है तो अभी तो देखो ठीक है, जो बीत गया, वो जो कहते हैं ना, जो बीत गई सो बात गई, उसको छोड़ें। लेकिन आगे से कम जो भी करें वो ऐसा करेंगे उसका फायदा हमें लॉन्ग टर्म तक मिले। तो अगर हम कोई भी चीज कर रहे हैं, कोई भी बुक कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल कर रहे हैं, उसमें क्या करो, क्वेश्चन किया, जो क्वेश्चन हमें अच्छे लग रहे हैं उसको मार्क कर लो, स्टार बना लो उसके ऊपर। या ये क्वेश्चन रिवीजन के वक्त हमें फिर वो स्टार वाले क्वेश्चंस करने, और बाद में और बुक कर लिया, बहुत सारे क्वेश्चंस करने, बहुत सारी बुक है, बहुत सारा स्टडी मटेरियल है। उसमें भी जब हम दोबारा रिवाइज करते हैं तो कई चीजें हमारे लिए कॉमन हो जाती है। पहली बार में हमें जैसे 100 में से हो सकता है 40 क्वेश्चन लगे, यार बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये तो, लेकिन दोबारा करोगे तो इन 40 में से भी हो सकता है तुम्हें लगे 20 ही क्वेश्चन अच्छे हैं, यार 20 तो हमारे लिए नॉर्मल हो गए। क्योंकि जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाता है, क्वेश्चन हमें थोड़े
आसान लगने लगते हैं, जो शुरू में मुश्किल लगते हैं। फिर अगर दोबारा कभी रिवीजन करो तो हो सकता है 20 में से 5-6 रह जाएं। तो जब फर्स्ट रिवीजन में या फर्स्ट बार करते वक्त हमने स्टार बनाया, जब रिवीजन करा तो दूसरी बार उसमें से लगा कि अब इसमें से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अच्छे हैं, तो उनमें एक और स्टार बना। तो ये 2 स्टार वाले क्वेश्चन है, मतलब अब हमें अगले रिवीजन में यही 2 स्टार वाले करने हैं। फिर उसके बाद फाइनली एक बार और रिवीजन किया तो 2 में से भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन और हमें आसान लगने लगे, जैसे हमारा लेवल बढ़ता है, अरे यार ये तो अब नॉर्मल क्वेश्चन हो गए हमारे लिए, तो फिर एक और 3 स्टार बना दो जो क्वेश्चन अच्छे लगते हैं। इस तरह से अपनी एक रिवीजन प्लानिंग शुरू से बना के चलो, तो एंड में यार मुझे इस बुक से बस इतने से क्वेश्चन करने हैं, इस चैप्टर में से, और बाकी अलग अलग बुक करते रहो और अपना एक रिवीजन बैंक भी तैयार होता जाएगा। एंड ऑफ द डे हमें ये नहीं, अरे यार हमने तो 10,000 क्वेश्चन किए हैं, अब ये 10,000 कैसे रिवाइज करें, वो करने की जरूरत ही नहीं है। 10,000 क्वेश्चन हमने उसमें सेलेक्ट कर लिया, अपनी प्लानिंग चल रही है। हो सकता है 10,000 में से अपने पास 100 क्वेश्चन निकल के आए, 200 क्वेश्चन निकल के आए, ये 200 क्वेश्चन हमें फाइनली रिवाइज करने। यस ठीक है ना, थोड़ा सा स्मार्टली खेलो यार, ये मतलब गेम बहुत स्मार्टनेस का है, सिर्फ हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना स्मार्ट वर्क करोगे ना उतना ही फायदे में रहोगे। मतलब हार्ड वर्क तो रिक्वायर्ड है, लेकिन उसके साथ स्मार्ट वर्क करना जरूरी है, क्योंकि तुम आज मेहनत कर रहे हो लेकिन उसको तुमने स्मार्टली नहीं किया तो 1 महीने बाद तुम्हारी वो मेहनत जीरो हो जाएगी बिल्कुल। अभी लगता होगा ना कई बार ये टॉपिक मैंने पढ़ा था, एक महीना पढ़ा था, लेकिन कुछ भी याद नहीं है, या बड़ा मुश्किल होता है उसको रिकॉल करना, या दोबारा से उतनी ही मेहनत करनी पड़ जाती है, कम से कम उसकी 70-80% हो जाता है ना कई बार। यस सर। तो अपनी वो मेहनत बेकार हो गई ना एक तरीके से, जो अपन ने उतना टाइम वहां पे दिया था उस पहले। यस तो इसलिए एक रिवीजन की आदत डालो, शॉर्ट नोट्स की आदत डालो, क्वेश्चंस को मार्क करने की आदत डालो। ठीक है, तो थोड़ा सा प्लानिंग करके चलो तो चीजें बहुत सिंपल हो सकती हैं। बस ये होता है कि हम क्या होता है, एक तरीके से कहते हैं ना, गधों की तरह मेहनत करते हैं, दिमाग नहीं लगाते। दिमाग लगा के करो तो मेहनत जो है अपने आप अपने को रिटर्न देगी, लॉन्ग टर्म तक रिटर्न देगी। ठीक है, यस सर। चलो फिर आज की मीटिंग यहीं एंड करते हैं। बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.